नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासकीय प्रतिवेदन पे चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम मनरेगा के विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक, इसके तहत दोस्तों आज का हमारा देखिए अधिनियम की विशेषताओं पर चर्चा हम कर चुके हैं। परिवार रोजगार कार्ड, जॉब कार्ड पर चर्चा कर चुके थे। कल हम ई मास्टर रोल, रोजगारी भत्ता, विलंबित मजदूरी भुगतान के लिए मुआवजा पर चर्चा कर चुके हैं। आज की हमारी चर्चा होगी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। शब्दों पर आपको फोकस करना है। जैसा मैं जिस शब्द का प्रयोग करूं दोस्तों, वो शब्द अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। उन्हीं शब्दों से कनेक्ट करके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, देखिए अब मैं क्या कहना चाहता हूं। आप आज का हमारा विशेषता का जो टॉपिक है ये है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण भी है और शहरी भी है, लेकिन यहाँ शहरी की बात नहीं की गई है, सिर्फ ग्रामीण की बात की गई है। मतलब ऐसे ग्रामीण परिवार जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वे हितग्राही हैं, उनके लिए बात हो रही है। ठीक, देखिए प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए इस योजना के अंतर्गत 90 मानव दिवस श्रम रोजगार का लाभ प्रदान किया जाता है। 90 दिन का श्रम रोजगार, 90 मानव दिवस। वे मानव दिवस क्या होता है हम इस पर चर्चा करेंगे। तो किसको? ग्रामीण परिवार को ना, हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए योजना के अंतर्गत 90 मानव दिवस का श्रम रोजगार का लाभ प्रदान किया जाता है। अब समझिए इसको कैसे किया जाता होगा। क्या है, समझ में नहीं आया तो चलिए समझा देते हैं। हम कैसे समझाएंगे जी, तो विस्तार से समझना पड़ेगा ना। चलिए समझिए। मान लो एक ग्रामीण परिवार है। क्या है? एक ग्रामीण परिवार है जी। ग्रामीण मतलब ग्रामीण परिवार है, एक परिवार है समझ लेते हैं, लेकिन वो ग्रामीण है। एक परिवार है, एक क्या है? परिवार है, लेकिन ये परिवार क्या है? ग्रामीण है मेरे प्यारे बच्चों। एक परिवार है लेकिन यह ग्रामीण है। मान लो इस परिवार को पीएम आवास योजना के तहत, पीएम आवास योजना योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत एक घर बनाने के लिए चुना गया है। एक घर बनाने के लिए चुना गया है, बनाने के लिए चुना गया है। ठीक, एक परिवार को दोस्तों, परिवार के लिए एक घर, पक्का मकान, आवास योजना मतलब क्या है? पक्का मकान, एक घर बनाने के लिए चुना गया है। अब इस परिवार में कुछ सदस्य, एक या एक से अधिक सदस्य हैं जो जॉब कार्ड में रजिस्टर्ड हैं, मतलब श्रम रोजगार करना चाहते हैं। ठीक, तो इस परिवार के एक या अधिक सदस्य, इस परिवार के एक या अधिक सदस्य, एक या अधिक सदस्य ठीक, एक या अधिक सदस्य जो श्रम रोजगार करना चाहते हैं, श्रम रोजगार करना चाहते हैं। ठीक, इस परिवार के एक या अधिक सदस्य जो श्रम रोजगार करना चाहते हैं। ठीक, तो अपने ही घर के निर्माण में श्रमिक के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो अपने ही घर के निर्माण में, अपने ही घर के निर्माण में श्रमिक के रूप में कार्य कर सकते हैं। श्रमिक के
रूप में कार्य कर सकते हैं। समझते हैं। देखिए, मान लो एक परिवार है, उस परिवार के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक घर बनाने के लिए चुना गया है। उसको घर बनाने के लिए उसके अकाउंट में पैसा है जो भी आया है। अब घर बनाने के लिए श्रमिक की आवश्यकता होती है, घर के निर्माण के लिए श्रमिक की आवश्यकता होती है। तो उस घर के निर्माण में, अपने ही घर के निर्माण में श्रमिक के रूप में उस परिवार के एक या अधिक सदस्य कार्य कर सकते हैं और इसके लिए उसे 90 मानव दिवस का 90 मानव दिवस का भुगतान किया जाएगा। भुगतान किया जाएगा। 90 मानव दिवस का अर्थ होता है, 90 मानव दिवस मतलब मानव दिवस एक श्रम इकाई होता है जी। मतलब जितने दिन कार्य किएंगे वो श्रम इकाई है। जैसे 90 दिन कार्य किए हैं, 90 मानव दिवस का मतलब होता है एक श्रम इकाई 90 दिन कार्य किए हैं तो 90 दिन का उसे पैसा दिया जाएगा, भुगतान किया जाएगा एक दिन के हिसाब से, प्रतिदिन के हिसाब से कुल 90 दिनों का उसे भुगतान किया जाएगा। मतलब दोहरा लाभ की बात हो रही है यहां पर। मतलब ये दोनों चीज क्या, दोहरा लाभ को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब मनरेगा के तहत दोहरा लाभ को प्रमोट किया गया है। दोहरा लाभ को प्रमोट किया गया है। दोहरा लाभ मतलब एक लाभ तो एक लाभ उसके घर का निर्माण हो रहा है और दूसरा उसी घर के निर्माण में उस परिवार के सदस्य को रोजगार मिल रहा है। यही दोहरा लाभ को प्रमोट करता है, रिप्रेजेंट करता है। मतलब मनरेगा की खूबसूरती को देखिए आप। मनरेगा की खूबसूरती है कि यह किसी परिवार के घर के निर्माण के लिए, दोस्तों पक्का मकान के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान करता है और उस परिवार के सदस्य को रोजगार भी प्रोवाइड करता है, जिससे दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आय में वृद्धि हो तथा उसका जीवन स्तर उच्च हो, जिससे दोस्तों ग्रामीण विकास हो। जब ग्रामीण विकास होता है तो हमारा देश प्रगति की राह पर बढ़ चलता है। समझ में आ रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों? यह कंसेप्ट ऐसा पढ़ा जाता है। ऐसा नहीं किताब पढ़े और पढ़ लिया ऐसा 90 दिवस का 90 दिवस मानव भुगतान किया जाता है, रट लिया अब चलेगा एग्जाम देने। कंसेप्ट बिल्ड करना पड़ता है। जब कंसेप्ट बिल्ड होता है ना तो एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न पूछे आप सॉल्व कर ले जाओगे। बस पढ़ना आना चाहिए और मैं आपको पढ़ना और पढ़ने का तरीका दोनों समझा रहा हूं, ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले कंसेप्ट पे। अगला विशेषता क्या है इस अधिनियम का? अगला विशेषता क्या है जी? तो मजदूरी एवं सामग्री भुगतान का अनुपात, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक जी, देखिए अब चर्चा पहले पढ़ता हूं फिर मैं कंसेप्ट पे फोकस करूंगा ना। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को पढ़ चुके हैं। 90 मानव दिवस का क्या किया जाता है? श्रम रोजगार प्रोवाइड किया जा रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में और कहीं भी, ठीक। बात छत्तीसगढ़ की हो रही है। दूसरा क्या है? मजदूरी एवं सामग्री भुगतान का अनुपात। मजदूरी एवं सामग्री भुगतान का अनुपात क्या होना चाहिए, इसके बारे में क्या कहता है? इस योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर वर्ष में किए गए व्यय, एक वित्तीय वर्ष में किए गए व्यय एक्सपेंडिचर राशि का, व्यय राशि का ना, व्यय राशि का मजदूरी पर न्यूनतम 60% एवं सामग्री पर अधिकतम 40% रखे जाने का प्रावधान है। रखे जाने का प्रावधान है, ठीक। क्या होता है इसका मतलब? चलिए समझ लेते हैं, समझ लेते हैं जी क्या है इसका मतलब, उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं। देखिए एक जिले में मनरेगा के तहत, समझिए इसको, एक जिला, जिले लिख लीजिए, एक जिले में
मनरेगा के तहत, एक जिले में मनरेगा के तहत एक वर्ष में कुल व्यय कितना किया जाता है? एक वर्ष में कुल व्यय कितना किया गया है? तो 10 लाख रुपए। मतलब सरकार ने आवंटित किया भाई एक जिले को, मान लो बिलासपुर जिले को आवंटित किया, कि बिलासपुर जिले को आवंटित किया कितना? 10 लाख, एक वित्तीय वर्ष के लिए 10 लाख रुपए। एक वित्तीय वर्ष के लिए 10 लाख दे दिया कि अपने जिले में इस 10 लाख से अपने जिले में आप मनरेगा के तहत मजदूरी भी देना है लोग, श्रमिकों को, और उसके लिए सामग्री भी, जैसे कुछ सड़कों का निर्माण करना है तो उसके लिए मटेरियल तो चाहिए ना, चाहिए झुआ हुआ तो चाहिए ना, रापा वापा कुछ कुछ, कापी पुस्तक, दस्तावेज के लिए रजिस्टर वगैरह तो चाहिए ना। तो इस 10 लाख में से कुछ प्रतिशत आपको मजदूरी पे खर्च करना है, मजदूरी पे, और कुछ प्रतिशत सामग्री पे खर्च करना है। इसी के अनुपात के बारे में यह बताया जा रहा है। ठीक, तो चलिए समझ लेते हैं इसको। 10 लाख दिया गया मान लो किसी जिला को, एक जिले में मनरेगा के तहत एक वर्ष में कुल व्यय कितना है? 10 लाख है। व्यय राशि कितना है? 10 लाख रुपए। तो मनरेगा के नियम के अनुसार क्या होगा? मनरेगा के नियम के अनुसार क्या होगा? क्या होगा? दो चीजें हो सकती है, दो चीजें। क्या? एक, मजदूरी पर खर्च, किस पे? मजदूरी पर खर्च हो सकती है, और दूसरा सामग्री पर खर्च, सामग्री पर खर्च करना है। अब मजदूरी पर खर्च करना है तो क्या अनुपात होना चाहिए, यदि सामग्री पर खर्च करना है तो क्या अनुपात होना चाहिए, इसी को बताया गया है उसमें। तो मजदूरी पे खर्च करना है तो मिनिमम बात की गई है, न्यूनतम, न्यूनतम कितना खर्च करना होगा? तो न्यूनतम मेरे प्यारे बच्चों 10 लाख का 60% मिनिमम खर्च करना होगा, जो निकल के आता है लगभग 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए आपको मजदूरी पर खर्च करना होगा जिले में, मतलब श्रमिकों को 6 लाख देना होगा, अलग अलग श्रमिकों को ऐसे बांट के। अब मनरेगा के तहत कुछ सामग्री भी खरीदे जाते हैं, जैसे रजिस्टर हो गया, सड़क का निर्माण करना है तो कुछ मटेरियल हो गया, कुछ भी सामग्री। तो सामग्री पर 40% खर्च करना होगा, मतलब 10 लाख का मैक्सिमम 40% जो निकल के आता है क्या? 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए सामग्री पर खर्च करना होगा। यह इस अधिनियम का विशेषता है, प्रावधान है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही कहना चाह रहा है वो लाइन। ठीक, चलिए समझते हैं। देखिए ये तो कहना चाह रहा है जी, ये लाइन देखिए क्या कहना चाह रहा है, यही नहीं कह रहा है। योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर वर्ष में किए गए व्यय राशि का मजदूरी पर न्यूनतम 60%, मतलब मजदूरी पर 60%, सामग्री पर अधिकतम 40% रखे जाने का प्रावधान है। समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आते हैं निचला वाले लाइन पे जी। कंसेप्ट समझना है आपको। न्यूनतम मजदूरी की बात हो रही है। न्यूनतम मजदूरी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 6 की उपधारा 1, मतलब धारा 6 की उपधारा 1 के तहत भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के लिए मजदूरी दर 243 रुपए है। अभी वर्तमान में बढ़ गया है। अभी इस लाइन को मैं फ्लो चार्ट के माध्यम से एक्सप्लेन करता हूं। ठीक ठीक, चलिए फ्लो चार्ट के माध्यम से एक्सप्लेन करता हूं इस लाइन को। बात की गई है एक धारा की, बात की गई है क्या? एक धारा की बात की गई है जी। मजदूरी दर क्या होता है? देखिए मजदूरी दर, मनरेगा में मजदूरी दर कैसे निर्धारित की जाती है, इसको समझना है। मनरेगा में मजदूरी
दर कैसे निर्धारित की जाती है, किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक, तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि जो मनरेगा है ये एक अधिनियम है, इसमें कुल 32 धारा है। इस 32 में धारा में से धारा 6 के क्लॉज 1, इसी को उपधारा 1 कहा जाता है, क्लॉज 1 के तहत भारत सरकार के तहत भारत सरकार को पावर है, भारत सरकार को ये पावर है, छत्तीसगढ़ सरकार को पावर नहीं है, भारत सरकार के पावर है। भारत सरकार ही प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, क्या प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए राज्यों के लिए मजदूरी दर तय करती है। राज्यों के लिए मजदूरी दर तय करती है, मजदूरी दर तय करती है जी। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ना राज्यों के लिए मजदूरी दर कौन तय करती है, तो आंसर होगा भारत सरकार तय करती है। किस धारा के तहत करती है, तो धारा 6 के क्लॉज 1 के तहत करती है। ठीक, तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष तय होती है, आंसर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में तय किया जाता है क्या, तो हाँ, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार को निर्धारित करना होता है, तय करना होता है। तो इसमें बताया गया है 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए, 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए कितना था, तो इसमें डेटा में बताया गया है कितना, तो 243 रुपए था। अभी वर्तमान में मैं बात करूं तो वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए यह बढ़कर 261 रुपए हो गया है। 261 मतलब 18 रुपए की क्या हुआ है जी, वृद्धि हुआ है। कितना रुपए की, 18 रुपए की क्या हुआ, वृद्धि। अब यहां से दो तरह से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। यदि वित्तीय वर्ष 2024-25 पूछे तो आंसर 243 लेना है। वित्तीय वर्ष 2024-25 पूछेगा तो आंसर 243 रुपए लेना है। यदि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पूछे कितना है, तो आंसर 261 लेना है। 261 कितने रुपए की बढ़ोतरी हुआ है पिछले वित्तीय वर्ष के अकॉर्डिंग इस वित्तीय वर्ष में, तो आंसर 18 रुपए होगा। ठीक, समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट क्या कहता है, बेयरफुट टेक्नीशियन बीएफटी प्रणाली क्या है जी। बीएफटी प्रणाली पे चर्चा कर लेते हैं। अब कुछ देखिए, बीएफटी प्रणाली पे चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है ये। बेयरफुट टेक्नीशियन, बेयरफुट टेक्नीशियन क्या है अभी हम चर्चा करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। बेयरफुट टेक्नीशियन जिसे बीएफटी कहा जाता है, बीएफटी सिस्टम कहा जाता है या बेयरफुट टेक्नीशियन प्रणाली कहा जाता है। ठीक, निर्माण कार्यों में तकनीकी सहायकों के सहयोग के लिए बेयरफुट टेक्नीशियन चयन कर उनको 90 दिवस का प्रशिक्षण दिया जाता है। 90 दिवस का प्रशिक्षण ट्रेनिंग दिया जाता है स्थानीय लोगों में से। ठीक, जो ग्राम पंचायत में कार्य लिया जा रहा है, मतलब इसके माध्यम से बेयरफुट टेक्नीशियन के माध्यम से ग्राम पंचायत में कार्य लिया जा रहा है, काम लिया जा रहा है। इनका मुख्य कार्य क्या है, इनका मुख्य कार्य के बारे में बताया जा रहा है। मुख्य कार्य तकनीकी सहायकों को कार्यों का चिन्हांकन, तकनीकी सहायकों मतलब का सहायता करना, कार्यों का चिन्हांकन, लेआउट किए गए कार्यों की माप एवं माप पुस्तिका में दर्ज करने में सहायता करते हैं। मतलब ये इसका कार्य हेल्प करने का कार्य है। इसका
तो बेयरफुट टेक्नीशियन का मतलब मनरेगा के तहत छत्तीसगढ़ में बेयरफुट टेक्नीशियन का प्रावधान है। बेयरफुट टेक्नीशियन क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, फिर इस पूरे कंसेप्ट को मैं डील करूंगा जी। चलिए समझते हैं इसके कंसेप्ट को। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है ना जी? नहीं आ रहा है जी समझ में? बेयरफुट टेक्नीशियन जिसे बीएफटी कहा जाता है, क्या? तो इसे बीएफ, अच्छे से लिख देता हूं मैं प्यारे बच्चों, इसे बीएफटी प्रणाली कहा जाता है। प्रणाली कहा जाता है बीएफटी प्रणाली। एक नवाचारी पहल है। अगर कोई पूछे भाई बीएफटी प्रणाली क्या है तो इसे कैसे बोलेंगे? सर मनरेगा के अधीन, मनरेगा के तहत जो बीएफटी प्रणाली है ना, एक नवाचारी प्रणाली है। क्या है? नवाचारी प्रणाली या नवाचारी पहल है। नवाचारी, नवाचार सुने होंगे आप लोग, नवाचारी पहल है। कितनी अच्छी बात कि हम मनरेगा में नवाचार को प्रमोट कर रहे हैं, मनरेगा में हम नवाचारी प्रणाली को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक, जिसे मनरेगा के तहत इस प्रणाली को, जिसे लिखिए, जिसे मनरेगा के तहत, मनरेगा के तहत क्या किया जाता है जी? मनरेगा के तहत तो ग्रामीण इलाकों में तकनीकी ज्ञान और कौशल को सुदृढ़ करने के लिए, क्या देखिए, ग्रामीण इलाकों में तकनीकी ज्ञान, तकनीकी ज्ञान और कौशल मतलब स्किल्ड, कौशल को सुदृढ़, कौशल को सुदृढ़ करने के लिए विकसित किया गया है। सुदृढ़ करने के लिए विकसित किया गया है, डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है। मतलब ये जो बीएफटी सिस्टम है ना, इस बीएफटी सिस्टम को मनरेगा के तहत ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक, तकनीकी ज्ञान और कौशल मतलब स्किल्ड को सुदृढ़ करने के लिए विकसित किया गया है जी। अब इसके तहत होता क्या है? इस प्रणाली के अंतर्गत होता क्या है? इस प्रणाली के अंतर्गत, प्रणाली के अंतर्गत, इस प्रणाली के अंतर्गत स्थानीय व्यक्तियों को, देखिए विश्व में ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा, स्थानीय व्यक्तियों को, स्थानीय व्यक्तियों को ना बेयरफुट टेक्नीशियन, देखिए बेयर, अच्छे से लिखिए इसको, बेयरफुट टेक्नीशियन, बेयरफुट टेक्नीशियन के रूप में चयनित किया जाता है। बेयरफुट टेक्नीशियन के रूप में चयनित किया जाता है, चयनित किया जाता है, चयनित किया जाता है जी। अब उन्हें 90 दिनों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इन्हें 90 दिनों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है, विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, 90 दिनों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। ठीक,
अब इसे 90 दिनों को विशेष प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग दिया गया, अब ये एक्सपर्ट हो गए। ये क्या करेंगे, इसे क्या कार्य होंगे जी, इसे कार्य क्या होंगे, ये बेयरफुट टेक्नीशियन का, टेक्नीशियन मतलब तकनीकी प्रॉब्लम को, जो तकनीकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ना वही टेक्नीशियन है जी। तो तकनीकी प्रॉब्लम को देखेंगे कि मनरेगा के तहत जो भी तकनीकी प्रॉब्लम आता है उसकी ये सहायता करते हैं। तो क्या क्या तकनीकी प्रॉब्लम, तो कार्यों का चिन्हांकन करने में, कार्यों का चिन्हांकन, चिन्हांकन कैसे, कार्यों का चिन्हांकन मतलब जाके देखेंगे, मतलब यहाँ पास नहर का निर्माण करना है, बांध का निर्माण करना है, तो इसका ढाल किस तरफ होना चाहिए, ढाल, या इसकी मिट्टी की, यहाँ पर मिट्टी की गुणवत्ता क्या है, मिट्टी की गुणवत्ता की जांच करना, इसका ढाल कैसा होना चाहिए, इसका लेआउट कैसे डिजाइन करना चाहिए, तो लेआउट के बारे में, ले आउट के बारे में, और माप और माप पुस्तिका में दर्ज करना, माप के, इसके मापन के बारे में, कितना माप में इसका ढाल होना चाहिए, सब मापन के बारे में कार्य करते हैं, फिर इसको पुस्तिका में दर्ज कर देते हैं। ठीक, ये है दोस्तों आपका बीएफटी प्रणाली, इसमें मनरेगा में बीएफटी प्रणाली सिस्टम समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों, बीएफटी प्रणाली। ठीक है, तो और एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं जी इसको, चीजों को आपको ना समझना है, चीजें जब तक आपके क्लियर नहीं होंगे ना आपका समझ डेवलप नहीं होता है, समझ डेवलप होगा ना तो आप प्रश्नों को इजी से सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक ना, देखिए देखिए इसको आप, बेयरफुट टेक्नीशियन बीएफटी प्रणाली, निर्माण कार्यों में तकनीकी सहायकों के सहयोग के लिए बेयरफुट टेक्नीशियन चयन कर, बेयरफुट टेक्नीशियन का चयन किया जाता है, उनको 90 दिवस का प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, फिर ग्राम पंचायत के कार्य, ग्राम पंचायत से उसके द्वारा कार्य लिए जाते हैं। क्या क्या कार्य लिए जाते हैं, तो तकनीकी सहायकों के रूप में कार्य लिए जाते हैं, कार्यों का चिन्हांकन करते हैं कि सही मिट्टी की गुणवत्ता क्या है, इसका ढाल कैसा होना चाहिए, ये कार्यों का चिन्हांकन किया जाता है, फिर उसका लेआउट डिजाइन किया जाता है, किए गए कार्यों की माप की जाती है, फिर माप के बाद दोस्तों माप पुस्तिका में दर्ज करना होता है। ये उनके मुख्य कार्य होते हैं। जैसे आप ग्रामीण क्षेत्र से होंगे तो आपको भी तकनीकी मतलब बेयरफुट टेक्नीशियन के रूप में चयन किया जा सकता है आपको भी, लेकिन आप तो एडीओ की तैयारी करने आए हैं तो आप बीएफटी नहीं बनना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है ना जी, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा जो टॉपिक है, पॉइंट है, मतलब जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे जीआईएस कहा जाता है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसे जीआईएस कहा जाता है, प्रणाली, एक भी एक प्रणाली सिस्टम है, से ग्राम पंचायतों का प्लान, अब इससे हम ग्राम पंचायत में क्या क्या प्लान कर सकते हैं, जीआईएस के माध्यम से मनरेगा के तहत ग्राम पंचायत में क्या क्या प्लान किया जा सकता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए ग्राम पंचायतों की भौगोलिक स्थिति के आधार, भौगोलिक स्थिति के आधार पर भुवन पोर्टल, गूगल अर्थ प्रो के विभिन्न नक्शा सॉफ्टवेयर का उपयोग करके ग्राम पंचायतों की का जीआईएस आधारित प्लान बनाए जा रहे हैं, जिससे कार्यों का चयन वाटर सेट के सिद्धांतों के अनुसार हो सके, जिससे कार्यों का चयन वाटर सेट के सिद्धांतों के अनुसार हो सके। तो किस लिए जीआईएस लेकर आए हैं, तो कार्यों का सिद्धांत वाटर सेट के तरीकों से हो सके, मतलब कार्यों का जो चयन है ना, मतलब मनरेगा के तहत जो भी कार्य का चयन किया जाएगा वो वाटर सेट के सिद्धांतों के अनुसार या सिद्धांतों के अनुरूप हो, इसलिए जीआईएस सिस्टम को आपके मनरेगा में प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो क्या क्या हो सकते हैं इसके तहत, तो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जीआईएस सिस्टम है ना, ये मनरेगा के मतलब इस योजना के निर्माण के लिए एक क्रांतिकारी कदम है, क्रांतिकारी कदम। ठीक, कैसे क्रांतिकारी कदम, इसके माध्यम से हम भौगोलिक स्थिति, इस भूगोल की मिट्टी की गुणवत्ता की जांच करेंगे, क्या है इसका, इसके आसपास कुछ नदी है, तालाब है, नहर है क्या, इसकी फोटो खींचकर जांच किया जाता है। फिर दोस्तों इसको
भुवन पोर्टल के माध्यम से, गूगल अर्थ प्रो के माध्यम से दोस्तों साइट पे अपलोड किया जाता है, सॉफ्टवेयर में इनपुट किया जाता है, इसके आसपास कोई तालाब है, कोई पहाड़ी क्षेत्र है क्या, ये सब चीजों को देखा जाता है जी, फिर भू पोर्टल पे अपलोड कर दिया जाता है। ये आसानी होता है कार्यों का चयन में, जिससे कार्य का चयन में आसानी हो जाता है कि भाई यहाँ पास पहाड़ी क्षेत्र है कि यहाँ ज्यादा काम नहीं करेंगे, यहाँ पास तालाब की सुविधा है तो पानी से संबंधित कुछ कार्य करेंगे, ये आसानी होता है। इसलिए एक नक्शा खींचकर दोस्तों भू पोर्टल में ऐसे अपलोड कर दिया जाता है। इसी को जीआईएस सिस्टम, मतलब एक प्रकार का नक्शा मैप है ये, ठीक। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इतना याद रखना है कि क्या जीआईएस सिस्टम, मनरेगा के तहत जीआईएस सिस्टम को लागू किया गया है, तो हाँ, इसके तहत क्या क्या होता है, तो ग्राम पंचायतों की भौगोलिक स्थिति का अध्ययन किया जाता है। उसमें आधार पर भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करेंगे कि वहाँ की मिट्टी की गुणवत्ता क्या है, ढाल कैसा है, वहाँ का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, इन सभी का अध्ययन करता है। फोटो खींचकर भुवन पोर्टल, गूगल अर्थ प्रो के विभिन्न नक्शा सॉफ्टवेयर का उपयोग करके ग्राम पंचायतों का जीआईएस आधारित प्लान बनाए जाते हैं, मतलब जीआईएस आधारित प्लान बनाए जाते हैं, और इसी आधार पर दोस्तों कार्यों का क्या किया जाता है जी, चयन किया जाता है। समझ में आ गया होगा। अब बात करें हम जियो टैगिंग की, ये भी सरल है। जियो टैगिंग भारत सरकार, पहले मिटा देता हूं, भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, ना कौन सा मंत्रालय, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी नरेगा, इसी को एमजी नरेगा मतलब मनरेगा हेतु एनआरएससी, नेशनल, इसका फुल फॉर्म ना, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के माध्यम से, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के माध्यम से केंद्रीयकृत जीआईएस प्रणाली जियो मनरेगा का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस प्रणाली से योजना के अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियों का मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से जियो टैग्ड लैटिट्यूड एवं लॉन्गिट्यूड, मतलब अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार फोटोग्राफ खींचकर भुवन पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। भू पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है, इसके माध्यम से जियो टैगिंग किया जा रहा है। समझते हैं जियो टैगिंग, जियो टैगिंग समझते हैं। देखिए क्या है जियो टैगिंग। जियो टैगिंग, जियो टैगिंग, जियो टैगिंग, जियो टैगिंग विकास कार्यों की पारदर्शिता, देखिए ये विकास कार्यों की पारदर्शिता, पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देता है, और दक्षता को बढ़ावा देता है जी। मतलब जो भी विकास कार्य किए हैं, मतलब नदियों का निर्माण करना है, सड़क का निर्माण करना है मनरेगा के तहत, जो भी विकास कार्य है, उस विकास कार्य की पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, उस कार्य में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, या श्रमिकों में दक्षता का विकास करने के लिए जियो टैगिंग का कंसेप्ट लाया गया है। जियो टैगिंग का माल, इसमें इसके तहत होता क्या है, मान लो तालाब का निर्माण किया मनरेगा के तहत, क्या किए, तालाब का निर्माण, तालाब का क्या किया, निर्माण किए मनरेगा के तहत। तो तालाब निर्माण के बाद, तालाब निर्माण के बाद, तालाब निर्माण के बाद इस तालाब की जियो टैगिंग की जाएगी। निर्माण के बाद इस तालाब की जियो टैगिंग की जाएगी। टैगिंग की, इस तालाब की जियो टैगिंग की जाती है। मतलब जियो टैगिंग क्या क्या, जियो टैगिंग भाई इस तालाब का फोटो खींचना है, ऐसे कैप्चर करना है, फोटो खींचना है, फिर भू पोर्टल साइट पर जाकर भू पोर्टल पर उस फोटो को अपलोड करना है, अपलोड करना है। यही तो जियो टैगिंग है,
यही क्या है, जियो टैगिंग, जिससे अधिकारियों को पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो तालाब का निर्माण हुआ है वो सही तरीके से हुआ है। मतलब एप्लीकेशन पे जाकर देख सकते हैं ना जी, यहाँ पर मनरेगा के तहत तालाब का निर्माण हुआ था तो सही से हुआ था, सही से हुआ था, जांच कर सकते हैं। मतलब ये क्या है, कार्यों की क्या है, पारदर्शिता है, पारदर्शिता। आप भी देख, आप नागरिक होने के नाते चेक कर सकते हैं कि सही से कार्य हुआ है, कोई धांधली, पंचायत ने कोई धांधली नहीं किया है। इसलिए जियो टैगिंग पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है तथा दक्षता को भी प्रमोट करता है जी। ठीक, समझ में आया? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझ में आगे हो गया मेरे प्यारे बच्चों, यह जियो टैगिंग है। तो जीआईएस को भी समझ लिए, जियो टैगिंग को भी हम समझ लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब हम चर्चा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या दिव्यांगजनों को रोजगार, दिव्यांगजनों को रोजगार। तो देखिए, पहले हम चर्चा किए थे कि भाई मनरेगा में किसे रोजगार मिलता है, तो मनरेगा में ऐसे परिवार के सदस्य जिसके पास जॉब कार्ड है और उस परिवार का सदस्य जो वयस्क हो और श्रम रोजगार करने हेतु क्या हो, इच्छुक होना चाहिए। एक तो वयस्क होना चाहिए और इच्छुक होना चाहिए, और उसे अकुशल रोजगार दिया जाता है, ना कि कुशल रोजगार, अकुशल रोजगार। इसके तहत जो दिव्यांग है ना, उस दिव्यांग को भी रोजगार दिया जाता है जी। देखिए, दिव्यांगजनों को रोजगार, ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत दिव्यांगजन रोजगार के लिए आवेदन करते हैं तो उन्हें योग्यता एवं क्षमता के अनुसार काम दिया जाता है, योग्यता एवं क्षमता के अनुसार काम दिया जाता है। मतलब समझिए, मतलब समझिए इसको। मान लो कोई व्यक्ति, मान लो चमन लाल चोखा है, एक चमन लाल चोखा, चमन लाल चोखा क्या है, दिव्यांग है, दिव्यांग है जी। चमन लाल चोखा क्या है, दिव्यांग है। अब यह मनरेगा के तहत क्या किया है जी, ये व्यक्ति आवेदन किया है, आवेदन किया है। मान लो कैसा दिव्यांग है, तो इसके पैर नहीं है, पैर नहीं है, तो इसकी योग्यता क्या है भाई, योग्यता क्या है कि ये तो पैर वाला काम नहीं कर सकता, जिसमें पैर की आवश्यकता है वो काम नहीं कर सकता, तो इसको कुछ सरल काम दिए जाएंगे जिससे वो हाथ से कर सकता है। कुछ काउंट करने के लिए बोल सकता है कि जाओ श्रमिकों का काउंट करो, श्रमिकों को पानी पिलाओ। अब पानी तो पैर में, कुछ भी सरल काम जो हाथों से, ऐसे काम उसके योग्यता एवं क्षमता। अभी दिव्यांग है तो इसकी योग्यता क्या है तय किया जाएगा, और ये क्षमता क्या कार्य कर सकता है, इसका क्षमता क्या है, तो यही योग्यता और क्षमता के अनुसार इस दिव्यांग व्यक्ति को कार्य दिए जाते हैं, ताकि इस दिव्यांग व्यक्ति को समाज के सक्रिय भागीदारी में जोड़ सके। मतलब सक्रिय भागीदारी में, समाज के सक्रिय भागीदारी में भाग ले सके और इसके भी अधिकार सुनिश्चित हो, इसका जीवन स्तर उच्च हो दोस्तों। इसलिए हमारे दिव्यांग भाइयों के लिए ऐसा प्रावधान किया गया है जी। ठीक है ना? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम अगला कंसेप्ट पे। अगला कंसेप्ट देखिए आप, देखिए क्या है हमारा अगला कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट है विकेंद्रीकृत कार्य योजना, विकेंद्रीकृत कार्य योजना। देखिए, अधिनियम के तहत रोजगार उपलब्ध कराने के बुनियादी विकास कार्य ग्राम सभा के द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं। तो मनरेगा के तहत जो भी अवसंरचना निर्माण किया जाता है, बुनियादी ढांचा का निर्माण किया जाता है, ये सब क्या है, विकास कार्य है। इसको अनुमोदित कौन करता है, तो आंसर होगा ग्राम सभा के द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं जी। आंसर है ग्राम सभा के द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं, ये आंसर याद रख लेना है। जितने भी अवसंरचना का निर्माण किया जाता है मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्र में, इसको अनुमोदित कौन करता है, तो ग्राम सभा करता है मनरेगा के तहत। ठीक ना?
इस योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों का एक सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट होता है। सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट क्या होता है हम चर्चा करेंगे। सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट ग्राम वार बनाए जाते हैं, मतलब प्रत्येक ग्राम के लिए एक सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट होता है मनरेगा के तहत। सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट क्या होता है हम चर्चा करेंगे। ग्राम पंचायत सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट का रखने वाला कस्टोडियन होता है, मतलब सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट को कौन रखता है, मतलब इसको संरक्षित कौन रखता है, तो ग्राम पंचायत रखता है सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट को। अब सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट क्या होता है, ठीक, चलिए समझते हैं कि सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट क्या होता है। लिखिए सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट क्या है, सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट क्या है। देखिए ग्राम पंचायत द्वारा, लिखिए ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत की बात हो रही है। ग्राम पंचायत में प्रस्तावित प्रस्तावित विकास परियोजनाओं का, प्रस्तावित विकास परियोजनाओं का, विकास परियोजनाओं, मतलब ग्राम पंचायत में कोई भी प्रस्तावित ग्राम, मतलब कुछ भी प्रस्तावित विकास परियोजना है, कोई प्रोजेक्ट है, परियोजना मतलब प्रोजेक्ट, विकास परियोजना प्रस्तावित है, एक संग्रह तैयार किया जाता है, एक परियोजनाओं का, और यार परियोजनाओं का एक संग्रह तैयार किया जाता है, एक संग्रह तैयार किया जाता है। इसी संग्रह को सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट कहा जाता है। अब इस संग्रह में क्या क्या होता है भाई, मतलब ग्राम पंचायत में ना, किसी ग्राम पंचायत में ठीक कुछ कार्य प्रस्तावित, कुछ विकास कार्य प्रस्तावित होते हैं, विकास कार्य प्रस्तावित होते हैं, मतलब विकास परियोजना प्रस्तावित होते हैं। जैसे क्या क्या विकास परियोजना, तो सड़क निर्माण की विकास परियोजना हो सकता है, सड़क निर्माण का विकास परियोजना हो सकता है, जल संरक्षण हेतु बांध, जल संरक्षण हेतु बांध हो सकता है, या वृक्षारोपण हो सकता है, वृक्षारोपण, ये सब किसी ग्राम पंचायत के, ये तीनों के तीनों मान लो किसी ग्राम पंचायत के प्रस्तावित परियोजना है, तो ये सब का एक संग्रह तैयार किया जाएगा, संग्रह तैयार किया जाता है ग्राम पंचायत द्वारा। तो इसी संग्रह को ना सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट कहा जाता है, इसी संग्रह को ना सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट कहा जाता है। और प्रोजेक्ट में इसको दर्ज किया जाता है, मतलब इतने इतने हमें प्रस्तावित कार्य है, इसको प्रोजेक्ट में, सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में इसमें क्या कर दिया जाता है, दर्ज कर दिया जाता है। हमारे यहाँ क्या सड़क निर्माण के लिए कार्य है, जल संरक्षण हेतु बांध है बनाना है, उसका प्रस्तावित कार्य है, और वृक्षारोपण कार्य करना है। तो ये जो संग्रह है ना, इस संग्रह को सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर पे। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, तो सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट समझ में आ गया होगा। ग्राम पंचायत सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट रखने वाला कस्टोडियन होता है, मतलब इस सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब इस संग्रह, इन विकास कार्यों के संग्रह को कौन रखता है, तो ग्राम पंचायत रखता है। मतलब इसको सुरक्षा कौन रखता है, संरक्षित कौन करता है, तो ग्राम पंचायत करता है, पूछा जा सकता है। ठीक, अब कार्यों की निगरानी सरल है, कार्यों की निगरानी तो सरल है जी। कैसे निगरानी सरल है, तो चलिए समझ लेते हैं। कार्यों की निगरानी मतलब मनरेगा के तहत बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, सड़क निर्माण, बांध निर्माण, वृक्षारोपण, ये सब कार्य किए जाते हैं मनरेगा के तहत। तो उन कार्यों की निगरानी कौन करता है, तो देखिए कार्यों की गुणवत्ता
सुनिश्चित करने हेतु निर्माणाधीन कार्यों की सतत निगरानी की जाती है। निर्माणाधीन कार्यों की सतत निगरानी की व्यवस्था की गई है। जो निर्माणाधीन, जैसे बांध निर्माण हो रहा है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, निर्माणाधीन है, तो इसकी सतत निगरानी भी की जा सकती है, व्यवस्था की गई है। ऐसा कौन करता है? तो राज्य स्तर पे राज्य के अधिकारी हो सकते हैं, जिला स्तर पे जिला विकास अधिकारी होते हैं, विकास खंड स्तर पे बीडीओ होते हैं, विकास अधिकारी, विकास परियोजना अधिकारी कहा जाता है। से अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किए जाते हैं, जाके निरीक्षण किए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों की निगरानी के लिए एरिया ऑफिसर्स मॉनिटरिंग विजिट ऐप जारी किया गया है। तो इस ऐप को, एरिया ऑफिसर्स मॉनिटरिंग विजिट ऐप को कौन जारी किया है? तो आंसर होगा भारत सरकार द्वारा जारी किया है। या यह ऐप, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एरिया ऑफिसर्स मॉनिटरिंग विजिट ऐप किस योजना से संबंधित है? तो आंसर होगा मनरेगा योजना से संबंधित है। तो ये जो वेब ऐप है, एप्लीकेशन है, यह मनरेगा योजना से संबंधित है जी। बस यही क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, ये ऐप मनरेगा योजना से संबंधित है। बस इतना याद रखना है आपको यहाँ से, इस पॉइंट से दो चीजें याद रखना है। एक, भाई राज्य स्तर के भी अधिकारी होते हैं, जिला स्तर के भी अधिकारी होते हैं और खंड स्तर के अधिकारी होते हैं, जो मनरेगा के तहत निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण कर सकते हैं। ठीक, और दूसरा ऐप, बस ये दो चीजें याद रखना है। ठीक, अगला पॉइंट देखिए, मातृत्व भत्ता के बारे में बताता है। अब मनरेगा के तहत बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता है। बेरोजगारी भत्ता हम समझ चुके हैं कि 15 दिन के भीतर यदि काम नहीं मिला तो उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा मातृत्व भत्ता के लिए भी प्रावधान है जो महिला सशक्तिकरण को प्रमोट करता है जी। ठीक, क्या है मातृत्व भत्ता? तो छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा, याद रखना ना, यह भारत सरकार द्वारा नहीं है, यह छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा है। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा वर्ष 2013-14 से, याद रखना, 2013-14 से बेरोजगारी भत्ता भी दिया जा रहा है और 2013-14 से मातृत्व भत्ता भी दिया जा रहा है। तो 2013-14 से इस योजना के अंतर्गत, मतलब मनरेगा में कार्यरत गर्भवती महिला श्रमिकों के लिए, मतलब ऐसी महिला जो प्रेग्नेंट है, ठीक, महिला श्रमिकों के लिए विगत 12 माह में, मतलब पिछले 12 माह में, मतलब एक साल में 50 दिन या इससे अधिक दिवस कार्य किए हैं। मतलब ऐसी महिला जो पिछले वित्तीय वर्ष में 50 या 50 से अधिक दिन कार्य कर चुके हैं, उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई, ठीक, कार्य किए हो, तो मातृत्व भत्ते के रूप में उन्हें 1 माह तक, 1 माह की मजदूरी राशि का भुगतान किए जाने का प्रावधान है। यह राशि राज्य शासन द्वारा दिया जाता है, याद रखना है, यह राशि राज्य शासन द्वारा दिया जाता है, ना कि भारत सरकार के द्वारा। तो मातृत्व भत्ता का प्रावधान राज्य शासन के द्वारा दिया गया है। कैसे, कितने दिन का दिया जाता है? तो 30 दिन का दिया जाता है जी, 30 दिन का, मतलब प्रतिदिन के हिसाब से। मान लो अभी 261 रुपए है, तो 261 गुणित 30 करूंगा तो 261 गुणित 30 जितना आएगा वही दोस्तों 1 महीना उसके लिए मातृत्व भत्ता होगा। मातृत्व भत्ता, शर्त क्या है? उसको प्रेग्नेंट होना चाहिए और पिछले वित्तीय वर्ष में 50 या 50 से अधिक दिन उसे कार्य करना होना चाहिए, ठीक, तब उसको मातृत्व भत्ता दिया जाएगा। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब कार्यस्थल पर दोस्तों श्रमिकों के लिए, उन श्रमिकों के बच्चों के लिए कुछ फैसिलिटी भी दिया गया है, कुछ सुविधाएं भी प्रदान किया जाता है। क्या क्या सुविधाएं हैं, चलिए देखिए। कार्यस्थल पर उपलब्ध सुविधाएं, कार्यस्थल पर उपलब्ध सुविधाएं देखिए, कार्यस्थल पर पेयजल, छाया हेतु श्रमिकों के आराम करने के लिए, नाश्ता करने के लिए, खाना खाने के लिए छाया हेतु एक शेड का निर्माण, एक छप्पर का निर्माण, शेड एवं फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार। मान लो किसी को चोट लग गया तो वहां पर प्राथमिक उपचार होना चाहिए, कुछ बैंडेड होना चाहिए, मलहम होना चाहिए, कुछ ट्रीटमेंट होना चाहिए, प्राथमिक उपचार सुविधा तथा मजदूरों के 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे
5 वर्ष से कम आयु के बच्चे को लेकर जाते हैं जी, मतलब जो बच्चे दुधारू होते हैं ऐसे बच्चे को महिला अपने साथ लेकर जाती हैं। तो 5 से अधिक बच्चे हैं ना वहां पर, 5 या 5 से अधिक बच्चे हैं वहां पर, तो उसके लिए क्रेच की व्यवस्था होना चाहिए, शिशु घर की व्यवस्था होना चाहिए वहां पर, शिशु घर की व्यवस्था किए जाने का प्रावधान है। ये रहा दोस्तों इस अधिनियम की विशेषताएं। आशा करता हूं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। ऐसा दोस्तों इस प्रशासकीय प्रतिवेदन को आपको कोई नहीं पढ़ाएगा जिस तरीके से, जिस अंदाज में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक, अच्छा लगता हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जी। ठीक है जी। कल के क्लास में दोस्तों हम पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी एवं रिस्पॉन्सिबिलिटी को पढ़ेंगे कि इस अधिनियम के तहत पारदर्शिता क्या है, इस योजना में, इस योजना के तहत रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है, उत्तरदायित्व किसका होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।